हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबाज और बिहार यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे अपने सबाज और बिहार यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से एक नए सीरीज के साथ आगे बढ़ते हैं। आज से हम लोग जो है बीपीएससी घटना चक्र वाली बुक से वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 68वीं, 67वीं, 66वीं, 65वीं, 64वीं कंप्लीट पूरा अपडेट है। 68वीं तक 2023-24 का बुक है, कंप्लीट रूप से अपडेटेड बुक है। 69वीं एकीकृत संयोग प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा पूर्वावलोकन, अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। आज हम लोग फर्स्ट इसका साइंस का क्लास लेंगे। आज से होने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम का समय तक आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्पेशल घटना चक्र वाली बुक का पीडीएफ मिलेगा। इसलिए उम्मीद है कि ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन दिया हुआ रहता है। सबसे बेहतर बात ये है, आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में रसायन विज्ञान को अपलोड करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो आंसर नंबर डी है पिटवा लोहा। अब इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लोहे की विशुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। लोहा आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। कच्चा लोहा की तुलना में ये बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु है। कच्चा लोहा भी लोहे का एक अन्य शुद्ध रूप है, लेकिन इसमें सिलिकॉन, मैंगनीज और तत्वों के अन्य निशान होते हैं। लेकिन इसमें आयरन की मात्रा लगभग 2 से 4% होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो आंसर नंबर सी गैस। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों यथा धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अकीय गैसों को अधातु की श्रेणी में रखा गया है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर नंबर सी है लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? आंसर नंबर सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक हैं। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आंसर नंबर डी आवोगाड्रो का नियम। आवोगाड्रो का नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की संख्या आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। आंसर नंबर सी नंबर 38 है। तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्न अनुसार द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 18 + 20 = 38। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या आंसर नंबर ए न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है कितना है?
तो आंसर नंबर बी 148 है। द्रव्यमान संख्या बराबर 242, परमाणु क्रमांक बराबर 94 जो कि दिया हुआ है, इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू 148। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? आंसर नंबर सी और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो आंसर नंबर सी है अल्फा किरण। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरणें एक डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं किसमें? द्रव्यमान संख्या में। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है वह समस्थानिक कहलाते हैं तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के कारण नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉनों के संघात के कारण होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। फैराड स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक। फैराड स्थिरांक क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराड स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,487 कैलोरी/मोल होता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो यहाँ पर शुद्ध पानी का हो जाएगा, उदासीन विलयन का भी हो जाएगा और वर्षा का जल जो होता है वो भी शुद्धतम रूप होता है पानी का, तो इसलिए एक से अधिक आंसर सही है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान का विलयन अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? क्षारीय विलयन। पानी का पीएच मान क्या है? 7। पानी का पीएच मान है 7। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? निम्नलिखित मतलब दिए गए ऑप्शन में से तो बोरॉन है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव परावस्था साम्यावस्था में होती है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम भी बनाया जाता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है। पीएच में परिवर्तन डेल्टा
pH इक्वल टू pH2 माइनस pH1 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। ब्रोमीन होती है, लाल दर्भ होती है। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ये अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? आंसर नंबर डी, कैडमियम। कैडमियम धातु का वर्गीकरण संक्रमण धातु के रूप में किया जाता है तथा रासायनिक रूप से कैडमियम एक तत्व है, परंतु यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम सीडी सिल्वर रंग की धातु होती है जिसमें नीले रंग की झलक होती है। कैडमियम एक विषैली धातु होती है। कैडमियम का सर्वाधिक उपयोग निकल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन है। जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है तब इस स्थिति को संघनन जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है तब इस स्थिति को संघनन कंडेंसेशन कहा जाता है। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। उदाहरण बादल, कोहरा, वर्षा इत्यादि। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं सी नंबर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है तो जस्ते की। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनीकरण कहते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट है सल्फोनेट। डिटर्जेंट आर्द्र अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। वो तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। आंसर ई आंसर सही है। इनमें से एक से अधिक। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। नीला तोता रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। नीला तोता ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4.5H2O होता है। ये लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला तोता जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य अल्कोहल में अघुलनशील है। जल में क्या क्या घुलता है? तो विटामिन बी, विटामिन सी और नीला तोता, ये सभी जल में आसानी से घुल जाता है। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो पानी का उबलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि अभिक्रिया समाप्त होने पर यह पानी पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। अन्य उदाहरण बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना आदि। निम्न में से कौन सा एक अवलौह धातु खनिज है? अवलौह धातु खनिज का मतलब जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अवलौह धातु खनिज वो खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है।
जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता आदि। वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे धातु खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकल, क्रोमियम आदि। ट्यूबलाइटों तथा फरक नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? इनमें से एक से अधिक। ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? दिए गए धातु में से किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो आंसर नंबर बी, रजत। विद्युत चालकता का क्रम प्रमुख धातुओं से सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी में, उसके बाद तांबा, फिर अमोनियम, फिर बेरिलियम और कैल्शियम। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78.07% पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस का नंबर आता है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। अल्कोहल R बॉन्ड CH2 बॉन्ड O को मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग किया जाने वाला तत्व है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। निम्न में से सबसे अधिक अग्निशामक कौन सा है? तो डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। आग से बचाव हेतु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक अच्छा अग्निशामक है। अग्निशामक यंत्रों में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फुलरेन अथवा बकीवोल कार्बन परमाणु का बना होता है। ई नंबर आंसर। फ्लोरीन कार्बन का एक स्वरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका उपयोग अतिचालकता, अर्धचालकता, स्नेहक आदि में किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक घटता है। दाब बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव्य का क्वथनांक घटता है। दाब तथा क्वथनांक से समानुपातिक संबंध होता है। ये कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब घटता जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? दिए गए धातुओं में सबसे भारी धातु है प्लेटिनम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, मतलब दिए गए धातुओं में सबसे भारी धातु कौन सा है? प्लेटिनम। अग्रलिखित प्रश्नों में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। भारी का तात्पर्य यहाँ पर साइंस में घनत्व से। उपयुक्त विकल्पों में से प्लेटिनम Pt सर्वाधिक घनत्व और गुणधर्म वाला धातु है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। डी नंबर, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, इन्हें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी के संबंध में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण स्थापित किया जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। E=mc²। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ईंधन सेल। ईंधन सेल फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में जल
उत्पाद होता है। ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को संचय नहीं करता। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ये है जिप्सम लवण, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है, को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4.2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.2H2O। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्केन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विविध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रि आबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरके का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल पर कार्यात्मक समूह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतक्षेपित की जाती है। खनिज मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवाकृत होती है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था, जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का क्रम सबसे अधिक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, ये दिए गए ऑप्शन में से है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिए हैं। आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोलिटी और बिहार ज्योग्राफी का भी वीडियो अपलोड है। आपको बिहार जीके में किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप हमारे किसी वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको हम कंप्यूटराइज वीडियो बेहतर तरीके से अपलोड कर देंगे कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे कि आपका किसी भी एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। और ये केमिस्ट्री का आज फर्स्ट पार्ट अपलोड हो रहा है। सेकेंड और थर्ड पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको बेहतर लग रहा हो चैनल तो। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? ऑप्शन ई आंसर है। मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं यथा कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। ये क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन मिलकर रिएक्शन करेगा 150 से 180 डिग्री
सेल्सियस पर, तो वनस्पति घी बन जाएगा। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर नंबर 1 केवल एक सही है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, यही सही है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध एवं मिश्र रूप में भी पाई जाती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण नहीं हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है। आंसर नंबर डी पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड KI की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद लवण टेबलेट साल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। परवल अम्ल एवं परवल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl, KNO3। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व हैं। सी नंबर कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है, इसलिए कार्बन मतलब C14 से पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इसमें आंसर ई है सही। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन 65% और प्रोपेन 35% लगभग होते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक का बहुलक है? तो आंसर नंबर 8 टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है जिसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक लगभग 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विशेष बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 9 के मध्य बेल्जियम के रसायन लियो बेकेलैंड ने की थी। ट्राइग्लिसराइड है वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या आंसर? वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है।
ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। आंसर नंबर डी सही है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। संयोजी बंधनों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वह एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ए नंबर ऑप्शन सही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए ब्रीथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम काइक्रोमेट K2Cr2O7 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के विलयन से गुजारा जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो आंसर ई सही है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्य प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन आदि मिला दिया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। इसमें एक से अधिक ग्रीन हाउस गैसें वह हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उसमें अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है इनमें से एक से अधिक। ई नंबर आंसर। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। डी नंबर आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता। इससे मुख्य कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। साबुन गिरीज को हटाता है पायसीकरण द्वारा। पायसीकारक दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलकर एक अर्ध स्थिर मिश्रण बनाने की प्रक्रिया है। सामान्य ध्रुवीय समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए में है एस्पार्टेम, बी है फरेयान, सी है नियोप्रिन, डी है बेनाड्रिल। कौन सा किससे मैचिंग करेगा? आंसर नंबर सी सही है। ए का 3 ए में एस्पार्टेम है, वो क्या है? कृत्रिम मधुरक है। उसके बाद बी का 4 फरेयन प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। सी का 1 नियोप्रिन संश्लेषित रबर है। डी का 2 बचा बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन है। यहाँ भी उसी को मिलाया गया है। निम्नलिखित सूची 1 तथा सूची 2 सही सुमेलित पदार्थ उपयोग। एस्पार्टेम का उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। फरेयान का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नियोप्रिन का उपयोग संश्लेषित रबर के रूप में किया जाता है। बेनाड्रिल का उपयोग प्रतिहिस्टेमिन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सी नंबर H2SO4। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निश्चिंतरों एवं प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। अम्ल वर्षा होती है।
तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषणों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयले जलाने से भी होता है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले उद्रवपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? सी नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो CaO को अनबुझा चूना कहते हैं। आंसर 1 ए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विक लाइम अनबुझा चूना कहते हैं। ये कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा। चूने का पानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ई नंबर आंसर। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्विलैंकर का निर्माण होता है। इस क्विलैंकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचयक अथवा संचय बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों के ही उदाहरण हैं। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपरूप हैं। निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन सा है? ए नंबर, हीरा सबसे हार्ड है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय ध्रुवीय संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। पारद धातु मिश्रण है। सी नंबर, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। किस धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? आंसर बी नंबर, पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है।
पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। डी नंबर, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण ये खट्टा होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? यहाँ पर एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। वाहनों से मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। कहीं मुख्य रूप से पूछेगा एक ऑप्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की मात्रा इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुगठता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता था? पिचब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिचब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिचब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपत्ति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिचब्लेंड का ही शोधन किया था। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन के कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में Cl2 मतलब क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? 96। डी नंबर, पानी। हाइड्रोजन के दहन से जल का निर्माण होता है। 2H2+O2 रिएक्शन करेगा तो 2H2O बनेगा। सोने को घोला जा सकता है तो सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। एक्वारेजिया शांत नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। डी नंबर, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वो धातु है तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम लवणों, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे के पास शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। आपको इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो, केमिस्ट्री के बाद आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, आप हमें कमेंट करें, हम वीडियो अपलोड करेंगे। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। LPG में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैसों को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। पार्ट 1 में 100 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 100 तक ही रहने देते हैं। अगला इसका पार्ट 2 आएगा 101 से शुरू होकर अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट क्वेश्चन तक का वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आपके लिए ये
यूट्यूब चैनल महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे के पास शेयर भी करें। और आपको बिहार जीके से संबंधित किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो अपलोड करेंगे। कंप्यूटराइज वीडियो होगा, साथ में आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू।